सिवाच साहब, आपका आपका नजरिया क्या कहता है? देखो दिनेश, इसमें इस तरीके देखने में कुछ बातें बिल्कुल मैं एग्री करता हूं जो जनरल साहब बोल रहे थे। देखो, एक बात तो है कि चीन चाहता है कि किसी तरीके से ताइवान को हड़प ले, और वो चाहेगा अगर पीसफुल पर्पज से हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर मुझे नहीं लगता ये हो सकता है। दो तीन रीजन है। एक तो ये मैं समझता हूं कि चीन ये इस समय क्यों करने की कोशिश कर रहा है कि उसको पता पूरा संसार कोविड-19 में लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो उसके प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसके अंदर एंगेज है, और उसको लगता है ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसका ये फायदा उठा के आफ्टर ये जो इसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में लाया, कहीं ना कहीं दबाव डाले ताइवान पे, बिना लड़ाई के किसी तरीके से वो ताइवान को ग्रैब करे तो बहुत अच्छा है। जैसे बताया, स्पार्टले आइलैंड और पारासाइल आइलैंड से वो पहले ही उसने डिप्लॉय कर दी हैं, अपनी मिसाइलें वगैरह भी सारी डिप्लॉय कर दी हैं, मगर ये बात चलेगी नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका जो है इससे बिल्कुल वाकिफ है। उसने यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन लगा दी थी, अभी निमतेज मिडिल ईस्ट में चला गया है, F-22 रैप्टर, F-35 लगा दिए, मिसाइल तैनात कर दी हैं। तो ये गेम नहीं, लेकिन सर ये जो है ये पोस्चरिंग है क्या, या वॉर की सिचुएशन में? क्योंकि ऐसा कोई पैक्ट नहीं है जैसा जापान के साथ है कि अगर उसके हितों पर आंच आती है तो अमेरिका को कूदना ही पड़ेगा जंग में। ताइवान के साथ वो सुरक्षात्मक रूप से खड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो ऐसा कोई लिखित कोई क्लॉज नहीं होने की वजह से क्या वो फुल फ्लेजेड वॉर में जाएगा सर ताइवान के प्रोटेक्शन में? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ठीक है सर, इसी बात को लेकर मैं अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ता हूं। सोई साहब के पास मैं जाता हूं। जनरल संजय सोई साहब, आपको क्या दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल मैं भी जनरल शिवाज की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि चीन जो है शायद ये सोच रहा था कि अमेरिका में भी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी और अमेरिका कोविड-19 से उलझ रहा है, तो शायद इसका फायदा उठा। और दूसरी बात जो है, चीन की अंदरूनी हालात जो है इस समय में शी जिनपिंग को भी खतरा है, जिस प्रकार से अनरेस्ट अंदर हो रहा है। तो एक तरफ उन्होंने हांगकांग को न्यू सिक्योरिटी लॉ बना के वहां पर कब्जा किया, एक तरह से एक जो पहले वन नेशन टू स्टेट थ्योरी थी उसको चेंज किया है, और आज जो है उसी को लेते हुए ताइवान को अभी ये खतरा हो रहा है कि ये चीन अभी इसके ऊपर आक्रामक रुख लगा सकता है। अभी तक वो सिर्फ इकोनॉमिक मेजर्स ले रहा था, लेकिन अब जिस प्रकार से उन्होंने मिलिट्री पोस्चरिंग शुरू की है और जनवरी के बाद से उन्होंने साफ जता दिया है कि किसी प्रकार से ताइवान की बाकी देशों के साथ संबंध मंजूर नहीं है, जो उनकी पोस्चरिंग अमेरिका के साथ। अब सवाल यह है सर कि अगर 194 देश यूनाइटेड नेशंस के जो हैं उनमें से 179 देश ताइवान को अभी तक मान्यता नहीं देते हैं, राजनयिक मान्यता, इनमें से 15 देश ही राजनयिक मान्यता देते हैं। हिंदुस्तान इसमें क्या अपना राजदूत नियुक्त करने की तरफ कदम बढ़ा चुका है, और आने वाले दिनों में क्या हम इसको होते हुए देख लेंगे कि वहां गौरांग लाल शर्मा, जिनका अभी नाम चल रहा है, क्या वहां पे डिप्लॉय भी कर दिए जाएंगे? दिलीप सिन्हा साहब, आपका असेसमेंट। देखिए, हमारा एक वरिष्ठ राजनयिक पहले भी रहा है ताइवान में, लेकिन वो राजदूत की हैसियत से नहीं जाता है वहां, वो जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से। वहां पे हमारा जो दफ्तर है वो एक राजदूत नहीं है, राजदूतावास नहीं है, वो एक व्यापारिक ट्रेड रिप्रेजेंटेशन करके जाता है वहां पे। तो ये संभव है कि उसी हैसियत में ये जो नए नियुक्त हो रहे हैं हमारे, उनको राजदूत कहना उचित शायद नहीं होगा,